इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अध्ययन में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत पहला अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय। पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। लास्ट वाले क्लास में हम राजस्थान के इतिहास का काल विभाजन, प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राग युग में राजस्थान, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, धातु काल में हमने लोह काल, धातु काल, लोह काल तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं देखेंगे, जिसके अंदर कालीबंगा सभ्यता, आहार सभ्यता, गिलुंड, बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और अन्य महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं उसको हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहली जो सभ्यता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी कालीबंगा सभ्यता। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। जिसमें कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता देख रहे हैं, कालीबंगा। चले डिटेल देखते हैं इसका। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन से जिले में है। सबको पता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। तो प्राचीन जो द्वैत नदी और जो सरस्वती नदी घाटी थी, जहाँ द्वैत नदी और सरस्वती नदी बहती थी, इसको वर्तमान उनके अवशेषों में ये विलुप्त हो गई सरस्वती। उस नदी के अवशेषों पर घग्गर नदी बहती है। इस घग्गर नदी के जो क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। जो हड़प्पा का सभ्यता विकसित हुई है उससे भी पहले यहाँ पर सभ्यता विकसित हुई है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इतने साल पहले ये हमारी सभ्यता विकसित हो गई थी, कालीबंगा सभ्यता। इस स्थल का जो नाम कालीबंगा नाम रखा गया है, कालीबंगा नाम रखने के पीछे खुदाई के दौरान यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली थी। हमारे को कई मात्रा में काली चूड़ियाँ मिली थी। काली चूड़ियों के कारण पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। बंगा का अर्थ पंजाबी में बंगा, चूड़ियों को कहते हैं, और काली चूड़ियाँ मिली है इसलिए नाम पड़ गया कालीबंगा। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। सर्वप्रथम जो खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की, सन भी याद रखेंगे और नाम भी याद रखेंगे। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में। 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी कि यहाँ पर सभ्यता है और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। फिर उस समय हमारे सिचुएशन इतनी नहीं थी कि खुदाई कर पाए। बाद में जो इसका उत्खनन हुआ, तत्पश्चात 1961 से 62 ईस्वी में बीबी लाल व बी के थापर के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। खोज तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब? 1952 में। और इसका फिर बाद में जो उत्खनन किया गया वो 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल व बी के थापर के द्वारा किया गया। उत्खनन में इस सभ्यता से 5 स्तर माने गए हैं। 5 स्टेप। पहले सभ्यता चली थी वो विलुप्त हो गई, फिर बाद में वहां और विकसित हुई, फिर वो खत्म हो गई, फिर उसके बाद में और वहां पनपी थी,
फिर उसके बाद में और पनपित, ऐसे करके 5 स्तर यहाँ से मिले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया भी था ये कि कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तर मिले हैं, 5 स्तर पाए गए हैं। इसमें शुरू के जो 2 स्तर, प्रथम 2 स्तर है, ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। 5 में से 2 स्तर तो हड़प्पा से भी पहले के हैं, और तीसरा, चौथा, 5वां स्तर की सामग्रियां हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान या समकालीन है। तो प्रश्न आ जाए कि कुल कितने स्तर मिले हैं, तो 5। प्रश्न यूं आ जाए कि कितने स्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी प्राचीन मिले हैं, तो 2, और कितने स्तर हड़प्पा के समान या हड़प्पा के समकालीन मिले हैं, तो 3 स्तर। कौन कौन से? तीसरा, चौथा और 5वां स्तर ये हड़प्पा सभ्यता के समान या समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता, और एक हड़प्पा के समकालीन यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, 2 इसके भाग हो गए हैं कि एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। 5 स्तर मिले हैं, 5 को हमने 2 भागों में बांट दिया। शुरू के 2 हड़प्पा से भी पहले के यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा, चौथा, 5वां जो हड़प्पा के समान और समकालीन है वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। फिर आगे बात करें कि कालीबंगा, अब विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं की बात करें तो कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप में एक बसा हुआ नगर था। अभी जैसे नगर बस रहे हैं उस टाइप से एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से नगर बसा हुआ था। मकान बनाने में जो मकान मिले थे उसके बनाने में मिट्टी की जो ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया। ईंटें थी मिट्टी की, उसको धूप में पका करके यहाँ लगाया गया है। यहाँ के उत्खनन से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बर्तन एवं उनके जो अवशेष है पतले और हल्के हैं, उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों की बात करें, मिट्टी के बर्तन और जो अवशेष हैं पतले थे, हल्के थे, सुंदरता और सुडौलता का उसमें अभाव था। बर्तनों का रंग लाल है। बर्तनों का रंग कैसा मिला? लाल है, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। बर्तनों के ऊपर बर्तनों का रंग लाल था जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। ठीक है, दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले यहाँ से, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ही खेत में 2 फसल ये लोग उगाते थे। कालीबंगा में मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धति की भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है जिससे ज्ञात होता है कि ये लोग शव को दफनाते थे। फिर बात करें, साथ में ही इसके साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद भी मिले थे। एक बालक के कंकाल की जो खोपड़ी मिली थी, खोपड़ी में 6 छेद भी मिले थे, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का भी प्रमाण है। मतलब शल्य चिकित्सालय, मस्तिष्क की बीमारियों का भी यहाँ पर इलाज होता था। आज से इतने साल पहले भी, 6000 साल पहले भी यहाँ पर मस्तिष्क का इलाज हुआ करता था। और क्या चीजें मिली हैं? यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिले हैं, ठीक है, लकड़ी की नालियां मिली है, बेलनाकार मुहरों का हड़प्पा सभ्यता का में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। बेलनाकार मुहरें मिली है, लकड़ी की नालियां मिली है, हवन कुंड मिले, अग्नि वेदिकाएं, ठीक है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिले हैं, संख्या भी पूछे तो ध्यान रख लेना। और बैलगाड़ी एक मिलो, खिलौना बैलगाड़ी में मिला था। तो ये हमने देखी थी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो ये चीजें तो याद होनी चाहिए, यहाँ से कई बार प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो ये एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। एक तो नदी ध्यान रखनी है, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, द्वैत नदी, हनुमानगढ़ जिला पता ही है। और कितने साल पहले विकसित हुआ? 6000 साल पहले है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां है,
पंजाबी में बंगा को चूड़िया कहते हैं। और खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन बीबीलाल बीके थापर 61-62 में किया था। 5 स्तर मिले हैं, जिसमें शुरू के 2 स्तर है हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, और तीसरा और चौथा जो स्तर मिला है वो हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के समान मिला है। इस प्रकार से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सुव्यवस्थित नगर है। मकान बनाने ईंटों को जो धूप में पका करके प्रयुक्त किया गया। उत्खनन में जो मिट्टी के बर्तन है उनके अवशेष मिले हुए पतले हल्के थे, उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। एक खेत में 2 फसलें उगाते थे। कब्रिस्तान मिला है और खोपड़ी में छेद मिला था, जिससे मस्तिष्क की शोध बीमारियों का इलाज होता था। खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहरे, ये चीजें कालीबंगा से मिलती है। अगली सभ्यता की बात करें, अगली सभ्यता आ रही है आहाड़ सभ्यता। नेक्स्ट है आहाड़ सभ्यता। चलिए आहाड़ सभ्यता की बात करते हैं। कौन से जिले में है आहड़? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में, पता होगा आपको। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में। नदी कौन सी है? आयड़ नदी, ठीक है, आयड़ नदी। आहड़ नदी, आयड़ नदी, जिसको बाद में एक झील बना दी थी इसमें, उदय सागर झील। तो ये ऑप्शन में नहीं आया तो इसको बेड़च नदी कर देना है ना, बेड़च नदी भी कहते हैं। आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है उदय सागर झील के बाद में। यस, तो आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 5000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण सभ्यता थी ये आहड़ सभ्यता। तो कौन से काल की है? तो ताम्र पाषाण, पाषाण धातु युगीन सभ्यता, ध्यान रखेंगे। एक तो प्रश्न आता हो कि आहड़ सभ्यता कौन से जिले में? उदयपुर में है। कौन सी नदी पे? आयड़ नदी है। और किस काल की है? तो ताम्र पाषाण काल की ये सभ्यता है, या पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, जिसमें पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है और धातु का भी प्रयोग हो रहा है। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, एक टीले के नीचे दबी हुई थी, इसलिए इसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला, धूलकोट, एक टीला था मिट्टी का, उसके नीचे दबी हुई थी, इसलिए इसको धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, राजस्थान की किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहा जाता है? तो हम बताएंगे धूलकोट सभ्यता किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास, पहले खोज कौन कर रहे हैं? अक्षय कीर्ति व्यास, और फिर थोड़ा बहुत उत्खनन भी किया गया था अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा। और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया। और पहले खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज और उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास। सन भी याद रखनी है 1953। पहले खोज कब की गई थी? 1953 में, और उत्खनन भी शुरू में 1953 में किया गया। बाद में इसका जो उत्खनन हुआ था रतन चंद्र जी अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किया गया है। ठीक है सर, फिर विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषताओं की बात करें कि यहाँ पर क्या क्या विशेषता मिलती है आहड़ सभ्यता की। तो इस सभ्यता में लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों, कालीबंगा में भी धूप में सुखाई गई ईंटें मिली थी, लेकिन यहाँ पर ईंटों के साथ में पत्थर का भी प्रयोग करते थे, पत्थर का भी प्रयोग करते हैं। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। वहां पर तो कब्रिस्तान मिला था, लेकिन यहाँ पर जो कब्रिस्तान जो मृतक को दफनाते थे वो आभूषण और गहनों के सहित दफनाते थे। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, किस सभ्यता में शव को आभूषण व गहनों सहित दफनाते थे? तो आहड़ सभ्यता से, जो उन मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, मृदभांड मिले हैं, जिसको कोरे व कोड कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ के जो मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन
जिसको गोरे व कोड के नाम से जाना जाता है, गोरे व कोड, ठीक है। यस, तो मिट्टी के जो बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को काले और लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली सभ्यता का केंद्र भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, किस सभ्यता को लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली सभ्यता कहा जाता है? तो लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली सभ्यता आहड़ सभ्यता, इसको इम्पोर्टेंट रखना है। लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली सभ्यता आहड़ सभ्यता है। यस, आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी कहा जाता। पहले क्या नाम देखा था अपन ने? धूलकोट देखा था। फिर लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली सभ्यता, फिर ताम्रवती नगरी भी इसको कहते हैं, ताम्रवती नगरी। यहाँ तांबे के औजारों उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। जो ताम्रवती जो नाम है, ये क्यों रखा गया है ताम्रवती नगरी नाम? तांबे के औजार एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पू से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो रंगाई छपाई का व्यवसाय भी यहाँ पर चलता था। इसमें एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था आहड़ सभ्यता, ठीक है। तो ये हमने देखा आहड़ सभ्यता, जिसमें ध्यान रखना आहड़ उदयपुर जिला है, आयड़ नदी याद रखेंगे, पाषाण धातु युगीन सभ्यता या पाषाण ताम्र युगीन सभ्यता है, और धूलकोट कहते हैं। खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, और उत्खनन हो रहा है रतन चंद्र अग्रवाल HD सांकलिया। फिर बाद में विशेषताओं में देखें हम, तो विशेषताओं में हो जाएगा इस सभ्यता में जो मकान है बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों के साथ साथ में पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। मृतक को गहनों और आभूषण के साहित्य अपनाते थे। और उसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें लाल और काले मिट्टी के बर्तनों वाली सभ्यता भी कहा जाता है, और दूसरा नाम इसका ताम्रवती नगरी भी है, और रंगाई छपाई के भी व्यवसाय यहाँ पर मिले थे, ठीक है। तो ये है आहड़ देखा। अगली सभ्यता कौन सी आ रही है? गीलुंड सभ्यता। गीलुंड सभ्यता कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में स्थित गीलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता प्रकाश में आई थी, ठीक है। इस क्षेत्र से जो सभ्यता मिली थी, सबसे पहले कौन सी सभ्यता मिली थी? आहड़ सभ्यता मिली है, ठीक है। तो फिर इस एरिया में जितनी भी सभ्यता मिल रही है, उन सभ्यताओं को हम आहड़ संस्कृति वाली सभ्यता कहा जाता है। तो गीलुंड सभ्यता भी उसी क्षेत्र से मिली है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता, और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास नदी पर मिली है, तो बनास संस्कृति की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आहड़ सभ्यता से जुड़ी सभ्यता और बनास संस्कृति, ये हो गया। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन होता है। कालीबंगा सभ्यता में भी बीबी लाल आया था, और यहाँ पर भी बीबी लाल 1957-58 में। उसके पश्चात में 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन हुआ था। तो कौन कौन हो गए उत्खनन करता है? एक तो बीबी लाल हो गया, और एक VS शिंदे हो गए, डॉक्टर VS शिंदे, और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, ये इनके निर्देशन में उत्खनन होता है। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गीलुंड सभ्यता से जो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन कौन कौन से हैं? एक तो सादे मिले, एक काले मिले हैं, पालिशदार मिले हैं, भूरे और लाल और काले चित्रित मृदबांड मिले हैं। एक तो सादा हो गया, एक काला हो गया, एक पॉलिशदार हो गया, भूरा हो गया, और लाल काला। ये 5 प्रकार के
मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से 5 प्रकार के सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड मिले हैं? तो हम बताएंगे सरगिलुंड सभ्यता राजसमंद से मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं। मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ियां ये गिलुंड सभ्यता से मिले। आहड़ में पक्की ईंटें, आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं था। वहां पे तो आहड़ में जो ईंटें पकी हुई थी वो धूप में सुखाई गई थी, धूप में सुखा करके है, जबकि गिलुंड सभ्यता में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रचुर उपयोग होता है। आग में पकाई हुई ईंटें हमारे को मिली थी गिलुंड सभ्यता से। ठीक है, ये हमने देखी है गिलुंड सभ्यता। क्या क्या बातें याद रखेंगे गिलुंड सभ्यता से? एक तो जिले याद रखना, कई बार तो जिला भी पूछ रखा है इसमें गिलुंड सभ्यता का। और नदी याद रखना, बनास नदी है, इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उत्खनन है पहले 1957-58 में बीबीलाल, फिर 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य में वीएस शिंदे जी, और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में हुआ है। इसका जो समय है वो एक तो ताम्र युगीन सभ्यता है और 1900 से 1700 ईसा पूर्व है। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले। और उसके बाद में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष हैं और आग में पकाई हुई ईंटों का इसमें उपयोग किया गया है। ये थी हमारी गिलुंड सभ्यता। फिर आगे बात करते हैं, अगली सभ्यता आ रही है बागोर सभ्यता। अगली सभ्यता है बागोर। बागोर सभ्यता, बागोर कहाँ पड़ता है? भिलवाड़ा जिले में। नदी कौन सी है? कोठारी नदी के तट पर है। और इसका जो उत्खनन हुआ है वीरेंद्रनाथ मिश्रा एंड डॉक्टर वीएन मिश्रा के निर्देशन में 1967 से 1970 तक, 1967 से 1970 तक इसका उत्खनन का कार्य हुआ है। और उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल है, पता है प्रागैतिहासिक काल? कल वाली क्लास में हमने देखा था। ऐसा काल है जिसमें जिनके लोगों को लिखित जानकारी का जो है, मतलब लिखने के कला का ज्ञान नहीं था और अपने को लिखी हुई जानकारी नहीं मिलती है, उसको हमें प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के यहाँ से अवशेष मिले हैं जो 4 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, यानी पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। लघु पाषाण किसमें मिले थे? मध्यकालीन पाषाण सभ्यता में, वहां से अवशेष मिले हैं। इसलिए इसको भारत की सबसे संपन्न पाषाण सभ्यता स्थल कहते हैं। इसे भारत की सबसे संपन्न पाषाण सभ्यता स्थल है। भारत की सबसे संपन्न पाषाण सभ्यता स्थल है। भारत की सबसे संपन्न पाषाण सभ्यता स्थल किसे कहते हैं? बागोर सभ्यता को कहते हैं। गायब हो गया वो, चलो कोई बात नहीं, बता दिया था आपको। जो इस सभ्यता के निवासियों के आकर्षक होने का प्रमाणित होता है कि ये लोग बागे शिकार का काम करते थे। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई यहाँ पर मिली है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि और पशुपालन के राजस्थान में कौन सी सभ्यता से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बागोर सभ्यता से। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान का कौन सा सभ्यता, राजस्थान की कौन सी सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था? तो हम बताएंगे सर वो हमारी बागोर सभ्यता है।
ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी। बागोर सभ्यता में भीलवाड़ा जिला, कोठारी नदी, वीएन मिश्रा 1967 टू 1970 तक प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। 4000 से 5000 ईसा पूर्व के यहाँ से अवशेष मिले हैं। यहाँ से लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं जो आखेट होने का प्रमाणित है। तांबे के उपकरण मिले। तांबे में जो महत्वपूर्ण उपकरण मिला है वो छेद हुई सुई यहाँ महत्वपूर्ण है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिलते हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। चलिए नेक्स्ट सभ्यता आ रही है गणेश्वर सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है हमारी? गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पड़ती है गणेश्वर सभ्यता? सर गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। नदी कौन सी है? कांतली नदी के उद्गम पर यह स्थित है और ये ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन संस्कृति है, इसमें तांबे का प्रयोग किया गया है। और उत्खनन की बात करें तो रतन चंद्र जी अग्रवाल है, आरसी अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर में अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले। जो औजार वगैरह मिले थे, औजार उपकरण वगैरह सबसे ज्यादा तांबे के मिले हैं। ठीक है, और तांबा भी बिल्कुल प्योर तांबा मान लीजिए आप। ठीक है, प्योर तांबे के यहाँ से अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सिद्ध करती है। जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे प्राचीन सभ्यता, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, आगे आएगा अभी। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है, यानी प्योर तांबा। देख लीजिए 99% यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले हैं, मतलब जो तांबा मिला ना उसमें 99% तांबा मिला। जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण होता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं उसको क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तनों को इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये गाइडों में ये चीज नहीं लिखी हुई, ध्यान रखना। कृपंस वर्णी मृद पात्र। प्रश्न यूं आएगा, राजस्थान की कौन सी सभ्यता में मिले मिट्टी के बर्तनों को कृपण वर्णी मृद पात्र कहा जाता है? तो बताएंगे गणेश्वर सभ्यता। कृपर्स वर्णी, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। यहां ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए गए हैं। जो कृपणवर्णी मृद पात्र मिले हैं वो काले और नीले रंग से सजाए गए हैं और गणेश्वर भारत की ताम्र जितनी सभ्यताएं हैं, ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ठीक है, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। देख लो इतना इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो तांबा था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी भेजा जाता था। तो ये हमने देखी है कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सीकर याद रखेंगे, कांतली यदि याद रखेंगे, कांतली नदी। और उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल जी है, 2800 ईसा पूर्व की यहाँ पर अवशेष मिले हैं और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। तांबे में 99% शुद्धता पाई गई है। मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उसको कृपणवर्णी मृद पात्र कहते हैं, जो काले और नीले रंग से हैं और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। तो ये हमने देखी थी कुछ इंपोर्टेंट सभ्यताएं। कौन कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, हाड़ सभ्यता, गीलुंड सभ्यता, बागोर सभ्यता और उसके बाद में गणेश्वर सभ्यता। कुछ अन्य सभ्यताएं और है, अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। यस, जिसमें बात करते हैं बीनवाल सभ्यता। बीनवाल सभ्यता कहाँ है? जालोर में। बीनवाल सभ्यता जालोर में है।
और इसका जो उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र जी अग्रवाल के नेतृत्व में भीनमाल सभ्यता का उत्खनन होता है। यहां से एक रोमन एम्पोरा सुरापात्र और एक यूनानी सुराई मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि एक रोमन एम्पोरा और यूनानी सुराई किस सभ्यता से मिली है? भीनमाल जालौर से, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। ठीक है, और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है सर। ठीक है, ये देखिए अपने भीनमाल में 2-3 बातें याद रखनी है। जालौर में है और उत्खनन आरसी अग्रवाल और रोमन एम्पोरा सुरापात्र और यूनानी सुराई मिली है। विदेशी व्यापार होने का केंद्र मिलता है यहाँ पर। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? श्रीमाल है। फिर एक बात, अगली सभ्यता है ईसवाल, उदयपुर में है। ईसवाल उदयपुर जो प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण है। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के भी साक्ष्य मिले हैं। ईसवाल उदयपुर में लोहा उद्योग के साक्ष्य, तो ईसवाल कहाँ है? उदयपुर में है और लोहा उद्योग के साक्ष्य मिले, बस इतना ध्यान रख लेना। चलिए आगे बात करते हैं। प्राचीन जनपद में जो मत्स्य जनपद है, प्राचीन मत्स्य जनपद है, उस मत्स्य जनपद के अंतर्गत बात करें तो एक सभ्यता मिली है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता बीचक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये बेराट जो सभ्यता है, बेराट सभ्यता से तो आप देख लो कि यहाँ पर महाभारत के अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता से मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता से मौर्य वंश के अवशेष मिले हैं। क्या क्या बता दिया था? वापस शुरू से। महाभारत के अवशेष मिले हैं। महाभारत के बाद में यहाँ से मौर्य वंश के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हिंदू यूनानी शासकों के भी अवशेष मिले हैं और मत्स्य जनपद के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता और मौर्य कालीन के अवशेष मिले हैं। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्खनन किस किस के नेतृत्व में हुआ था? बेराट सभ्यता का दयाराम साहनी का नाम याद रखेंगे, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ये 3 आदमी, 3 जो विद्वान थे वो इन्होंने उत्खनन का काम किया था। बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। सम्राट जो अशोक है उसका भी स्तंभ मिला था और यहाँ पर एक बाबरू शिलालेख भी मिला था। बेराट के समीप अशोक का बाबरू शिलालेख मिला था जिसे खोजा था कैप्टन बर्ट ने। 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था। बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण देता है। तो ये देखा था अपन ने, कौन सी सभ्यता देखी थी? बेराट सभ्यता। बेराट जयपुर में है, बाणगंगा नदी है, बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरिया, महादेव जी की डूंगरी ये यहीं पर है। उत्खनन का ध्यान रखना, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसका उत्खनन किया था। और बेराट से गोल मंदिर और अशोक का स्तंभ मिला है और अशोक का बाबरू शिलालेख भी मिला है, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। और भी कई सारी जानकारियां है कि यहाँ पर हिंदू यूनानी शासकों के भी अवशेष मिले हैं, जिसमें यहाँ पर 36 सिक्के मिले थे। 36 सिक्के में से 28 सिक्के हिंदू यूनानी शासकों के मिले हैं। 28 में से 16 सिक्के अकेला हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर के मिले हैं। मिनेंडर के किस शासक के सिक्के सबसे ज्यादा मिले हैं? हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले हैं। हाँ, नेक्स्ट सभ्यता कौन सी अगली? बालाथल है। बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है सर। उदयपुर में पड़ती है बालाथल सभ्यता और प्रोफेसर वीएन मिश्र के नेतृत्व में इसका उत्खनन होता है और एक ताम्र पाषाण कालीन ये सभ्यता रहती है और इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने के पुख्ता प्रमाण है।
बालातल सभ्यता है ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसके संपर्क था, हड़प्पा कालीन सभ्यता से संपर्क था। ठीक है, चलिए अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। बालातल हो गया है, उदयपुर है, ध्यान रखना ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन है, यदि लोहा वाले आ जाए तो लोहा का ज्ञान इनको नहीं था। ठीक है, इसके अतिरिक्त रंगमहल हनुमानगढ़ है, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ है जिसका प्राचीन नाम था मध्यमिका नगरी का। बरौर सभ्यता, बरौर ये भी कई बार पूछा हुआ, बरौर सभ्यता गंगानगर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी के किनारे सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, कांतली नदी के किनारे नौ सभ्यता भरतपुर में है, रूपारेल नदी के किनारे, और नगर है टोंक है। नगर सभ्यता कहाँ है? टोंक में, जहां मालव जनपद के सिक्के भी मिले थे। नगर खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। आदि प्राचीन सभ्यता राजस्थान में मिली है। ठीक है, तो ये अपन ने देखी थी सभ्यताएं, और सभ्यताओं के पतन के बाद में आर्य संस्कृति स्टार्ट हो जाती है, और आर्य संस्कृति का किस प्रकार से कहाँ से हमारे को अवशेष मिले हैं उसको पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। यहाँ तक सभ्यता को एक बार वापस देख लेते हैं, कौन कौन सी सभ्यता देखी है। एक तो कालीबंगा सभ्यता देखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो राजस्थान अध्ययन से भी प्रश्न आ रहा है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में हमने आर्य सभ्यता देखी है, गिलुंड सभ्यता, बागोर, गणेश्वर, फिर बाद में अन्य सभ्यताएं देखी है, और अगली क्लास में मिलेंगे अपन राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।